ऑसिलेशन चैप्टर कंटिन्यू। कल करा था हमने डिस्प्लेसमेंट, आज करेंगे एनर्जी इन एसएचएम। चैप्टर ऑसिलेशन, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे किसी पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। फरवरी नहीं जनवरी चल रहा है कह रही। ठीक है जी, यहां ध्यान दो। लेट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसके लिए पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी हमने निकाली थी कल, या अभी निकालो। लेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है एसएचएम का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम is given by डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताई थी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस ब्रैकेट किस एंगल को क्या बोलते हैं? फेज। फाई नॉट इनिशियल फेज होता है, a एम्पलीट्यूड होता है। वेलोसिटी के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फिर इस ब्रैकेट का दोबारा होएगा चेन रूल, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, वो आगे लिख लिया है। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी की जगह डालेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन आ गई है। अगर यहाँ से वेलोसिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पुट कर सकते हैं? v का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? माइनस ए ओमेगा ऐसे रहने देते हैं, साइन को ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कर सकते हैं। और यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? x बाई ए, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी का एक और फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट करना है x बाई ए। तो माइनस ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। एलसीएम लेंगे तो ये बाहर वाला a कट जाएगा, तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का ये फार्मूला भी होता है x की टर्म में। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी में वो वाला फार्मूला पुट करें, ये यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर में हम v वो डाल रहे हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए और एक्स की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फोर्स वाला फॉर्मूला पिक करेंगे। लेट डी डब्ल्यू बी स्मॉल वर्क डन
वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स लगता है यहाँ पे SHM में, जो कि ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस KX, तो DW इक्वल्स टू FDX, और ये वर्क जो है इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है। वर्क DW बी द स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, इसलिए आगे एक माइनस साइन लगेगा, तो DW आ जाएगा माइनस KX, में भी एक माइनस है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास KX स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी पुट कर लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो U आ गया हमारे पास हाफ KX स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को U बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू हाफ KX की वैल्यू हमने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाली जो निकाली थी वो पुट कर देनी है, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये थी वो इक्वेशन। अब जो ये K है इसको बोलते हैं M ओमेगा स्क्वायर, K होता है M ओमेगा स्क्वायर, तो U आ जाएगा हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो x के टर्म में ये वाली इक्वेशन आ गई है और कॉस के टर्म में ये वाली आ गई है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, x के टर्म में भी आ गया और कॉस के टर्म में भी आ गया। अब टोटल एनर्जी दोनों का सम, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई सी इक्वेशन पुट कर लो, हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे K को मैंने M ओमेगा स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ M स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है ना हाफ KX स्क्वायर, तो K की जगह M ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूँ ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी का E इक्वल्स टू हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, और M ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, K, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ KA स्क्वायर। टोटल एनर्जी SHM में होती है हाफ KA स्क्वायर। A एम्पलीट्यूड है, K कांस्टेंट है, स्प्रिंग फैक्टर जिसको बोलेंगे अब आगे स्प्रिंग जब पढ़ेंगे, रिस्टोरिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट इसी को बोलते हैं। अब ग्राफ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रेस्ट पे आ जाता है, थोड़ी देर के लिए मोमेंट्री रेस्ट होता है। तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है और v मैक्सिमम होता है, कितना होता है v मैक्सिमम, a ओमेगा के बराबर। हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाता है और x किसके बराबर हो जाता है, a के बराबर। ठीक, एम्पलीट्यूड के बराबर। सो एट मीन पोजीशन, दोनों एनर्जी निकालेंगे, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मीन पे x 0 है तो ये 0 डाल दूंगा तो ये बचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। M ओमेगा स्क्वायर क्या है, K के बराबर है, ये इसको ऐसे रहने दो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होएगी, ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी
वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, पर मीन पोजीशन पे एक्स तो जीरो है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू a डालनी है और v ज़ीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x को भी a डालना है तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के को एम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, और x की जगह क्या डालना है, a, k की जगह डाल दो m ओमेगा स्क्वायर और x की जगह a, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ये आई है जो कि मीन पोजीशन पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल एनर्जी दोनों का सम, चाहे मीन पोजीशन पे निकाल लो चाहे एक्सट्रीम पे, टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी मीन पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर को k बोलते हैं, तो फिर से इसको k डाल दो, तो टोटल एनर्जी अगेन आई हाफ के a स्क्वायर। इस केस में टोटल एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर k होता है, तो E इक्वल्स टू हाफ के स्क्वायर। हैंस प्रूफ हो गया कि पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व। तो ग्राफ बनाएंगे अब इसका, ये मीन पोजीशन, इसको एक्सट्रीम बना लेते हैं 1, एक्सट्रीम 1, उतना ही इधर एक्सट्रीम 2, और ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी, टोटल एनर्जी ये वाली। तो किसका ग्राफ बना रहे हैं, एनर्जी और एक्स का। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो नीचे कौन सा ग्राफ टच होएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों में स्क्वायर है इसलिए पैराबोलिक शेप बनेगी, तो ये वाला जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे क्या होती है, ज़ीरो होती है, शेप पैराबोलिक बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये। टोटल और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो सीधी लाइन मैंने खींची है वो है टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। किस किस का ग्राफ है, एनर्जी और एक्स का। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें पता है कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेस होता है, मीन पोजीशन से मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, तो मीन से वो कितनी दूर गया, x, तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, द रिस्टोरिंग फोर्स on a particle is directly proportional to extension या displacement from mean position। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसको हटा के माइनस के एक्स डाल दिया। अब फोर्स को हम मास इंटू एक्सीलरेशन डाल सकते हैं, माइनस के एक्स, और एक्सीलरेशन को हम पुट कर सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो ऐसे याद रख लो, पहले वेलोसिटी डाल दो इसको, डी वी बाई डी टी माइनस के एक्स। अब वेलोसिटी को फिर से क्या डाल देंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस के एक्स। तो ये इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डायरेक्ट एक्सीलरेशन को भी डाल सकते हैं। अब ये वाली टर्म इधर ही रखेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इधर ही रखेंगे, और m को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये एक्सीलरेशन है। तो हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें याद करो, एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिंस एक्सीलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो k बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स के। हैंस कंपेयर करने पे पता चला कि k बाई एम किसकी जगह है, ओमेगा स्क्वायर की जगह। इसीलिए हम k को उस डेरिवेशन में क्या डाल रहे थे, m ओमेगा स्क्वायर। तो k बाई एम को हम इसमें ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम फ्रॉम फर्स्ट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम को क्या डालना है, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो जो भी इस फॉर्म की इक्वेशन होएगी, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होएगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है, ये कांस्टेंट टर्म होएगी और ये सिंगल टर्म होएगी x की, जो भी इस टाइप की इक्वेशन होएगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, इक्वेशन फॉर SHM। अब x की वैल्यू क्या होती है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो x को हम लिख सकते हैं a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, चेन रूल लगाने के बाद एक बार फर्दर इसको और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका फिर से कॉस हो गया साइन का, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ए कॉस ओमेगा टी फिर से एक्स बन गया। तो ये फिर से इस इक्वेशन से भी हम, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि ये किसकी इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। इसका मतलब जो x है वो एक डिफरेंट SHM फंक्शन है, मतलब वो जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल की जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल्स टू 0। हेंस x इक्वल टू, प्रूफ हो गया कि ये cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज डिस्प्लेसमेंट of particle executing SHM। अब हम निकालना चाहते हैं इसका टाइम पीरियड,
और अगर टाइम पीरियड का मतलब होता है कि ये फंक्शन या ये वैल्यू एक फिक्स्ड इंटरवल बाद दोबारा से क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो टाइम को कुछ रिप्लेस करते हैं, अगर सेम एक्स आ गया तो वो टाइम पीरियड होएगा। तो इफ वी रिप्लेस टी बाई, टी की जगह टी प्लस 2π/ω डाल दी। यही क्यों डाला है, क्योंकि 2π बाद इसकी वैल्यू क्या होएगी, रिपीट होएगी कॉस की। तो अगर इसको डालते हैं तो x फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा, टी की जगह क्या डालना है, t प्लस 2π/ω। 2π बाद cos की वैल्यू रिपीट होती है इसलिए डाल रहे हैं ये, और प्लस फाई नॉट एज इट इज़। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस 2π, मतलब 2π प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब हमने टिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos 2π प्लस थीटा सेम रहता है, cos थीटा ही रहता है। तो x इक्वल टू a cos, इसका आंसर यही आएगा क्योंकि 2π बाद cos की सेम वैल्यू रहती है। तो हमने प्रूफ यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि टाइम इसकी कितने इंटरवल बाद कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है वैल्यू, 2π/ω। इसका आंसर 2π/ω बाद रिपीट हो रहा है। हेंस टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड यही है, एक चक्कर बाद दोबारा रिपीट हो जाना, ऑफ पार्टिकल t इक्वल्स टू 2π/ω। इतना टाइम पीरियड है, 2π/ω बाद ये रिपीट हो रहा है फंक्शन। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, डेरिवेशन है ये, ऑसिलेशन इन लोडेड स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग का मास निगलेक्ट करके चल रहे हैं, सिर्फ लोड है, मतलब उस पर कोई लोड लगाएंगे। ये स्प्रिंग है, मीन पोजीशन ये है इसकी, ठीक है। ये सेम स्प्रिंग है, दूसरा डायग्राम उसी का बना रहे हैं। जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी, ये जो मास है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमने इसको मीन पोजीशन से x डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर दिया, x डिस्टेंस तक हमने इसको स्ट्रेच किया है। m मास का लोड लगाया हुआ इस पर। तो क्या होएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगने लग जाएगा, स्प्रिंग को वो वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्प्लेसमेंट के। सिंस लेट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, मटेरियल पे डिपेंड करता है ये फोर्स, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना जरूरी है क्योंकि अलग मटेरियल पे अलग कांस्टेंट होता है। K इज लोडेड विद मास m and displaced through x। सो रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स इक्वल्स टू माइनस kx, k कांस्टेंट वही है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम इसको m इंटू ए डाल देंगे,
तो माइनस के एक्स हो गया ये। अब ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे तो m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है एक्सीलरेशन इन एस एच एम। एक्सीलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर भी कर सकते थे एस एच एम वाली इक्वेशन से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा के बाई एम। ठीक, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो ओमेगा किसके बराबर था? 2 पाई बाई टी के। तो अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा स्प्रिंग का? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस वाले स्टेप को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड तक आने के लिए मेथड 2 ये था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसको डाल दिया एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम। एक्स इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे एस एच एम वाली इक्वेशन से। कंपेयरिंग विद डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के बाई एम। तो ये स्टेप हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो मेथड ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम को यूज़ करके ओमेगा निकाला जा रहा है। और ये पार्ट जो स्प्रिंग है वो भी ऑसिलेशन कर रहा है, ये मास जो लगा हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से जैसे के बाई एम आया वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया दिस। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम को बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर, मतलब मास है ये, इनर्शिया फैक्टर। और के होता है स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। न्यू इक्वल्स टू होता है 1 बाई टी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा आंसर इसका। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इसी में है ये फर्स्ट पार्ट है। अगर दो स्प्रिंग को हम सीरीज में लगाएं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एक स्प्रिंग ऐसे होती, फिर उसके बाद दूसरी स्प्रिंग होती और फिर मास होता। इसका कांस्टेंट K1, इसका K2, मास M। तो अगर हम इसको X स्ट्रेच करेंगे, अगर इसको हमने F फोर्स लगाया, मान लो रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा, तो जो K2 वाला है वो अगर X1 स्ट्रेच हो रहा है तो जो K1 वाला है वो सेम नहीं होएगा, डिफरेंट होएगा। स्ट्रेच सेम अमाउंट से नहीं होंगे, अलग अलग अमाउंट्स होंगे, क्योंकि K1 K2 जो नज़दीक है उस पर वो ज़्यादा होएगा और वो जो पीछे वाला कम होएगा, क्योंकि वहाँ तक रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि उस K1 वो वाली स्प्रिंग में X1 और इसमें X2, फोर्स तो हमने सेम ही लगाया, ठीक है। तो F इक्वल्स टू, पहले वाली में क्या होएगा? K1
F1 क्या आएगा, K1 x1 माइनस का, F2 क्या आएगा, माइनस का K2 x2, टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2, तो टोटल x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, फोर्स तो सेम ही लगा रहे हैं दोनों में, तो F को F ही रखते हैं। तो यहाँ से x1 क्या आएगा, F बाई माइनस F बाई K1, इधर से माइनस F बाई K2 x, तो F कॉमन आ जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 x, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x इक्वल टू माइनस F K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2, सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 टाइम्स x, तो इसका मतलब ये नेट K हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये K सीरीज़ के बराबर हो जाएगा ना, हेंस K सीरीज़ में कैसे जुड़ता है, इसको KS डाल सकते हो या अगले स्टेप में डाल लो, इस पूरे ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, KS, हेंस F इक्वल्स टू माइनस K सीरीज़ x, तो सीरीज़ में स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे जुड़ता है, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, दो स्प्रिंग को ऐसा नेट K निकलेगा। टोटल K ये है, M तो सेम ही था, टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, M तो सेम था, K की जगह ये डलेगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, वो ऊपर लिख लिया, तो इस केस में इतना टाइम पीरियड होएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये था सीरीज, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में लगी हैं, एक ही मास से कनेक्ट है, तो इस बार अब एक्सटेंशन सेम होएगी क्योंकि एक बराबर लेंथ कनेक्ट है, K1 K2, तो पहले वाली स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस K1x, x सेम होएगा, दूसरे वाले स्प्रिंग पे फोर्स होएगा माइनस K2x, टोटल फोर्स दोनों का सम कर लो, F1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो K1 प्लस K2 K1x माइनस K2x माइनस K1 प्लस K2x, इसको बोलते हैं K पैरेलल, जो ब्रैकेट में लिखा है F इक्वल्स टू माइनस K पैरेलल हो जाएगा ये। तो पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे जोड़ा जाता है, डायरेक्ट K1 प्लस K2, अब टाइम पीरियड क्या होएगा, इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड होएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M बाई KP की जगह डल जाएगा K1 प्लस K2। एक नोट याद रखेंगे, अगर मास बीच में होता, सीरीज कॉम्बिनेशन का है ये, वैसे ये पैरेलल का ही है क्योंकि एक को खींचेंगे उतना ही दूसरा एक्सटेंड होएगा, ठीक है, सीरीज नॉट पैरेलल। दूसरा स्प्रिंग यहाँ लगा है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। कैसे पता चला, जितना ये एक्सटेंड, मान लो इसको मैंने इस तरफ खींचा, तो अगर इस वाले में x कंप्रेशन हुई है तो इस वाले में ही x क्या होएगी, ये वाला x कंप्रेस हुआ है तो ये वाला ही x एक्सटेंड होएगा। तो x अगर सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस केस में
इसको भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही मानेंगे। तो K1 K2 दोनों का सम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड फिर से आ जाएगा 2π√m डिवाइड बाई K1 प्लस K2, क्योंकि एक्सटेंशन सेम है तो ये पैरेलल में है। अगर 2 मास लगे हुए हैं और बीच में स्प्रिंग है, ये कोई कॉम्बिनेशन का नहीं है, बस ऐसे ही नोट लिखा रहा हूँ। तो अब जो है वो मास 2 लगे हुए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो K ही है। तो जो हम टाइम पीरियड में मास यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम m1 प्लस m2। अब जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π√, रिड्यूस मास होएगा अब m की जगह यूज़, तो 2π√m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये है रिड्यूस मास का केस अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो। नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर की। सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड। तो एक सिंपल पेंडुलम एक फिक्स्ड स्टैंड से ऐसे सस्पेंड होता है। इसके नीचे एक बॉब होता है जिसका मास m है, और ये इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो मान लो ये यहाँ पे पहुँचा और इसने एंगल बनाया थीटा, तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि इस मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो ये x मान लेते हैं, ये l है, तो थीटा x बाई एल, तो x क्या आएगा l इंटू थीटा। इस तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा जिसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे mg के कंपोनेंट बना लो। ये वाला अगर mg है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा होएगा क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है। ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। सो let us consider a simple pendulum of length L and has bob of mass m, is oscillating or executing simple harmonic motion. Let at any instant it makes angle theta with vertical. तो डायग्राम में जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस x डिवाइड बाई एल। रीस्टोरिंग फोर्स मीन की तरफ लगता है तो mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे। mg कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स,
पहला कंपोनेंट mg cos थीटा है, mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। mg sin थीटा मीन पोजीशन की तरफ है, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जो मीन की तरफ लगता है वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। हेंस यहाँ पे फोर्स की जगह mg sin थीटा लेंगे। हेंस रिस्टोरिंग फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा x के। F की जगह डाल देंगे mg sin थीटा x। अभी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा। हेंस F किसके इक्वल होएगा? माइनस mg sin थीटा के। माइनस mg sin थीटा की एक सीरीज होती है, उसको खोल देंगे। थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल के मैथ की सीरीज होती है साइन की, फिर प्लस थीटा की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एंगल स्मॉल है तो हम सिर्फ पहली वाली टर्म लेंगे, बाकी हायर टर्म्स को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। फॉर स्मॉल एंगल neglecting higher terms, neglecting higher terms, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस mg थीटा बचेगा, और थीटा को क्या डालेंगे? ऊपर निकाला था x बाई एल, तो F इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन एल। फोर्स की जगह माइनस के एक्स पुट कर देंगे, माइनस mg, या इसकी जगह हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से करते हैं। F की जगह m a माइनस m जी एक्स बाई एल, m से m कैंसिल हो जाएगा, a को डाल देंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ x डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस जी बाई एल, बीच साइड लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर कर देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। के नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, इसलिए वो के वाला मेथड नहीं कर रहा हूँ। कंपेयरिंग विद डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम से कंपेयर कर देंगे इसको। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह जी बाई एल दिख रहा है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया जी बाई एल, यानी ओमेगा आ गया अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा को 2 पाई बाई टी बोलते हैं, तो 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड निकालना हमने, अंडर रूट जी बाई एल। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। इसमें मास ऑफ बॉब नहीं लास्ट में बच रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ बॉब पे। हेंस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of mass of bob। किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और जी पे। तो यहां से हम इसके केस डिस्कस करेंगे। पहला,
टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के, और टी ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी के, यानी जी की वैल्यू चेंज होएगी तो टाइम पीरियड चेंज होएगा। अब जी की वैल्यू कब कब चेंज होती है? इन केस ऑफ लिफ्ट, वैल्यू ऑफ जी इन लिफ्ट, वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव, जो भी नेट जी होएगा उसको जी इफेक्टिव बोलते हैं, इन लिफ्ट। अगर मान लो ये सिंपल पेंडुलम को लेके लिफ्ट में ले जाया जाए इसको, और फिर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी। तो दो केस में चेंज आएगा। जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है अगर लिफ्ट किधर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। इफ लिफ्ट एक्सीलरेटिंग, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था लिफ्ट वाले केस में। जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है अगर लिफ्ट एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट नीचे को आ रही है। ये हो गया पहला केस लिफ्ट वाला। अब अर्थ, ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हमने जी वेरी करता है हाइट की वजह से, तो वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम इस पेंडुलम को h हाइट पे ले गए तो g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा ड्यू टू हाइट, g इफेक्टिव क्या होता था? ग्रेविटेशन में पढ़ा था g r ओवर r प्लस एच का स्क्वायर अगर h बहुत स्मॉल होता था तो इसको हम ऐसे भी लिखते थे g1 माइनस 2h/r। ये तब लगाते थे जब h स्मॉल हो, दोनों इक्वल नहीं है, और करके लिख लो। ड्यू टू डेप्थ g इफेक्टिव g1 माइनस d/r के बराबर होता था। डेप्थ के केस में भी जी चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड फिर से चेंज हो जाएगा। एक स्यूडो फोर्स का केस भी आपसे न्यूमेरिकल में डिस्कस किया जा सकता है। स्यूडो फोर्स वाला केस, मान लो बोला जाए कि एक कार के सीलिंग से इस पेंडुलम को हमने सस्पेंड किया हुआ है। कार एक्सीलेट कर रही है और पेंडुलम ऐसे सीलिंग से सस्पेंड किया हुआ है। तो कार के एक्सीलेशन की वजह से इस पे इस तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा। तो कितना स्यूडो फोर्स लगेगा? ma, मतलब एक्सीलरेशन इस तरफ होएगा इसका, नीचे को ग्रेविटी लग रही होगी g, तो g इफेक्टिव इनका रिजल्टेंट होएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं तो ये रिजल्टेंट होएगा। तो g इफेक्टिव इस केस में क्या पुट करना पड़ेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो g इफेक्टिव अगेन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्यूडो फोर्स की वजह से टाइम पीरियड में फिर से चेंज आएगा। तो g पे डिपेंड कर रहा है, यानी g जब जब चेंज होएगा तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज होएगा। तो अगर ये डेरिवेशन आती है तो हमने ये 3 केस डिस्कस करने, एक बार लेंथ का भी कर लेते हैं। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l होता है। अब इफ़ वी इंक्रीज, अगर इस पेंडुलम को हमने
टेम्परेचर बढ़ाया, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो जो लेंथ ऑफ रॉड है वो भी, जिससे वो लटका हुआ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम वो चेंज हो जाएगा। लेंथ ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज। कैसे इंक्रीज होएगा? एज थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ किसके बराबर होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ेगी, एक्सपेंशन, तो जो बढ़ी हुई लेंथ होगी वो कितनी होगी? हेंस न्यू लेंथ, जो न्यू लेंथ होगी या एल इफेक्टिव जिसको बोलेंगे, वो होएगा L1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। इसको L2 माइनस L1 डाल के उस तरफ ले जाएंगे, ये निकाला था हमने, तो L इफेक्टिव इतना हो जाएगा। L2 भी कह सकते हैं फाइनल लेंथ मतलब, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो फाइनल, इसको ऐसे ब्रेक किया, देखो डेल्टा L को क्या ब्रेक किया मैंने? L2 माइनस L1, इस तरफ L1 अल्फा टी डेल्टा टी, और L1 को उधर ले गया तो उधर जाके कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस डेल्टा टी। न्यू लेंथ इतनी होगी। तो ये सारे केसेस हैं जिससे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का बदलेगा। अगर सेकंड पेंडुलम बोला हो, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम नहीं है ये। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, which has time period 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वो रिपीट करता है अपना मोशन, एंड उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर होती है, एंड इट्स लेंथ अप्रॉक्सीमेट 0.99 है, लेकिन आप 1 मीटर लिख सकते हो। लेंथ इज 0.99 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर के बराबर।